Our today's class is about the types of redox reactions. तो मेरे पास redox reaction के दो टाइप्स है। हमें पता ही है दो टाइप्स की होती है redox reaction। एक तो होती है बेटा डायरेक्ट डायरेक्ट redox reaction। सबसे पहले हमारे पास आती है डायरेक्ट redox reaction। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारे पास आती है इनडायरेक्ट। ऑब्वियसली नाम से पता है, एक डायरेक्ट होगी तो दूसरी इनडायरेक्ट होगी। इनडायरेक्ट redox reaction अभी कौन कौन सी होती है? पहले डायरेक्ट redox reaction कौन सी है? डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन वो होगी जिसमें जो भी दो रिएक्टेंट्स होंगे, जो भी रिएक्टेंट्स होंगे, रिएक्टेंट्स वो फिजिकली इन कॉन्टैक्ट होंगे। जो भी रिएक्टेंट्स होंगे वो फिजिकली कंप्लीटली एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। मान लो सेम वेसल में मेरे पास दो रिएक्टेंट्स है, ए और बी, और वो रिएक्शन करके मुझे उसी वेसल के अंदर सी और डी दे रहे हैं। सी और डी क्या है? प्रोडक्ट। तो वो होगी मेरे पास डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। इनडायरेक्ट कौन सी होगी? मेरे पास यहाँ पर ना रिएक्टेंट्स जो होंगे वो डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट नहीं होंगे। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला कुछ होगा। और जब ये दोनों का कनेक्शन होगा उसके बाद जो रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी उससे मुझे सी प्लस टी मिलेगा। वो भी अलग अलग वैसे नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। ठीक है, मतलब कि इसी में मेरे पास सी बन जाएगा और इसी में मेरे पास टी बन जाएगा। इनडायरेक्ट में जो रिएक्शन होगी वो इनडायरेक्टली होगी, यानी कि अलग अलग वेसल्स में मेरे पास रिएक्टेंट्स पड़े होंगे, लेकिन डायरेक्ट में मेरे पास सारे रिएक्शन क्या है सेम वेसल में हो जाएगी। अब जो इनडायरेक्ट वाली जो है बहुत ज्यादा यूज की जाती है। कैसे यूज की जाती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में इसको यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इसके ऊपर इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो अभी हमने पहले सारा का सारा डिटेल में स्टडी करना है रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, विच इज डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन तो पिछली क्लास में कर लिया था। तो आज हमने डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर अच्छे से स्टडी करना। डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अभी इसमें क्या है? डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन जो सेम वेसल में हो रही है। तो मैं ना इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ। एग्जांपल के तौर पे आपको देती हूँ। मेरे पास ना एक बीकर है। ठीक है, उस बीकर के अंदर मैंने डाल दिया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कौन से कलर का होता है? इसके अंदर मैंने डाला है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कौन से कलर का? ब्लू कलर का, इसलिए मैंने ब्लू पेन यूज किया। ठीक है, ब्लू कलर का होता है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी जिंक। जिंक थोड़ी सी सिल्वर कलर की होती है, थोड़ा सा ग्रेइश सा सिल्वर का शेड होता है। बट मेरे पास अब अगर मैं व्हाइट के ऊपर सिल्वर चलाऊंगी तो आपको दिखेगा नहीं, राइट? तो मैं ब्लैक यूज करूंगी। तो हियर आई एम एडिंग अ जिंक स्ट्रिप। जैसे हमने आपको इफ यू रिमेम्बर क्लास 10 में करवाया था कि मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, जब उसको सैंड पेपर से साफ करते हैं, सैंड पेपर से साफ करके जब हम उसको आग लगाएंगे तो उसमें से लुमिनस फ्लेम निकलती है, राइट? इफ यू रिमेम्बर आपने क्या किया होगा, तो उससे जो एशेज निकलते हैं वो क्या होती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है। इसमें हमने बर्न नहीं करना, बट इसको मैंने सैंड पेपर के साथ साफ करके ही इसके अंदर रखना। क्यों? जिंक बहुत जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना सकता है। तो मुझे तो प्योर जिंक चाहिए, मुझे रिडॉक्स करनी है, डायरेक्ट रिडॉक्स करनी है, तो मुझे प्योर जिंक चाहिए। इसलिए मैंने उसको सैंड पेपर से अच्छे से क्लीन करके जिंक के स्ट्रिप को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल दी। ठीक है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कौन से कलर का है? प्यारे से नीले रंग का। ठीक है, अभी देखिए अब इस रिएक्शन में क्या होगा। अब इसके अंदर क्या होगा सोचिए आप। मेरे पास जो जिंक है ये अपनी एटॉमिक फॉर्म में है। कॉपर सल्फेट भी एटॉमिक फॉर्म में नहीं। कॉपर सल्फेट कैसे बन रहा है? कॉपर सल्फेट अपने आप में क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है। क्या है? आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड मतलब कॉपर सल्फेट होता है क्या है? सीधा ऐसे सोल्यूशन में नहीं मिलता, ये आपको पाउडर फॉर्म में भी मिल सकता है। ब्लू कलर का पाउडर होता है, उसके अंदर वाटर डाल दो, अच्छे से डिजोल्व हो जाएगा, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए आयनिक कंपाउंड है तो ये किससे बना है? Cu टू पॉजिटिव लेस ऑफ फोर टू नेगेटिव, इनसे बना है। तो जैसे ही ये जब सोल्यूशन फॉर्म में आता है तो क्या हो जाएगा?
ये इसके अंदर क्या घूमेंगे, एक तो CO2 पॉजिटिव घूमेगा, एक इसके अंदर घूमेगा SO4 2 नेगेटिव। अब जैसे ही जिंक और कॉपर सल्फेट आपस में कांटेक्ट में है, जो जिंक है ना, ये एकदम से ना डिजोल्व होनी शुरू हो जाएगी, हल्की हल्की डिजोल्व होनी शुरू हो जाएगी। हल्की हल्की मतलब एक्चुअल में क्या होगा, जिंक के जो एटम्स है, या कह दो जो जिंक के इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल के सल्फेट सोल्यूशन में आने शुरू कर देंगे। क्यों आएंगे, इसको स्टेबल करने की कोशिश, तो CO2 पॉजिटिव को स्टेबल करने की कोशिश। एक इसके अंदर कॉन्सेप्ट बैठता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद है, whenever we add zinc into CuSO4, 10th क्लास में पढ़ी थी, जिंक डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, ZnSO4 बना देगा और कॉपर बाहर, इस तरह से, राइट, यही चीज होती है। अब देखिए, ये जो CO2 पॉजिटिव आयन है, अब ये कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, जिंक के साथ रिएक्शन करेंगे। जिंक क्या है, काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या होता है इन दोनों के बीच में, एक रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कंटिन्यू होती है। कैसे होगी, जो जिंक के आयन है बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे, और कॉपर के आयन जिंक की प्लेट के या स्ट्रिप के ऊपर ऐसे चिपकना शुरू हो जाएंगे। मान लो ये कॉपर की आयन है, CO2 पॉजिटिव आयन है, अब इनको ना जगह मिल रही है, क्योंकि जैसे जैसे एक एक करके जिंक का एटम, जिंक का आयन निकल रहा है, Zn2 पॉजिटिव निकल रहा है, CO2 पॉजिटिव उसकी जगह ले रहा है। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन में आपने देखा होगा, जो सरफेस होती है उसके अंदर जो Fe2 पॉजिटिव होता है, एयर के कांटेक्ट में आने के बाद, एयर में क्या ऑक्सीजन, उसके साथ आने के कांटेक्ट में बाद एक एक करके के निकलता जाता है, निकल जाता है। ठीक है, ये तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, ये बहुत जल्दी हो जाएगी। तो क्या होगा, थोड़ा टाइम बाद इस तरह से वो उखड़ जाएगी, आयरन की प्लेट इस तरह से उखड़ जाएगी, उसके ऊपर पानी डाल दो और बहुत जल्दी उखड़ेगी। लोहे के लोगों के ना आयरन प्लेट वाले गेट खराब हो जाते हैं इसी कारण। तो सेम यहाँ पर चीज हो रही है, यहाँ पर ये आपस में रिएक्ट करे, तो जिंक जैसे जैसे बाहर निकल रहा है, Zn2 पॉजिटिव जैसे ही बाहर निकल रहा है, उसकी जगह दे रही है CO2 पॉजिटिव, और उसके ऊपर चिपकते जा रहे हैं। जब ऐसा होगा, जब ऐसा होगा, इसका जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर ऑफ CuSO4 solution will start fading, will start fading, fading धीरे धीरे, पहले तो पूरा ब्राइट ब्लू था, धीरे धीरे की डल होना शुरू हो गया, धीरे धीरे थोड़ा सा व्हाइट की तरफ जाना शुरू हो गया। ठीक है, तो फिर एक फाइनल स्टेज आएगी, फाइनल स्टेज में क्या होगा, जो ब्लू कलर है ना, उसका बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगा। फाइनल स्टेज में एंड पे क्या होगा, ब्लू कलर विल डिसअपियर। क्यों डिसअपियर हो जाएगा, सोचो, यानी कि जितनी जितनी मेरे पास स्ट्रिप सोल्यूशन के अंदर है, उतनी पूरी स्ट्रिप के ऊपर क्या कॉपर चढ़ गया, कॉपर ने अपना सल्फेट फॉर्म को छोड़ दिया, कॉपर के कारण ही सोल्यूशन ब्लू था। जब सोल्यूशन से कॉपर बाहर निकल के, सोल्यूशन से कॉपर अपना पीछा छुड़ा के, कॉपर के आयन पीछा छुड़ा के जिंक की स्ट्रिप के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, ऑब्वियसली सोल्यूशन के अंदर अकेला SO4 Zn2 पॉजिटिव घूम रहा है, ये तो निकल गया, स्ट्रिप के ऊपर चढ़ गया, तो फिर क्या होगा, सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, इसमें कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले जिंक मेटल तो डिसॉल्व होना शुरू होगी, दूसरी जो कॉपर मेटल है वो जिंक प्लेट के ऊपर डिस्पोज होना शुरू होगी, डिपॉजिट होना शुरू होगी, ब्लू कलर है, फिर उसके बाद धीरे धीरे फेड होना शुरू हो गया। इस प्रोसेस में हमें पता चला कि ये जो सारी की सारी प्रोसेस है, ये कैसी एक्सोथर्मिक, सारी की सारी प्रोसेस की एक्सोथर्मिक। मैंने कहीं पे इसको हीट दी नहीं दी, मैंने सिर्फ जिंक की स्ट्रिप रखी है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, अपने आप इसने हीट एनर्जी को लिबरेट किया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट को लिबरेट किया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, तो देखिए क्या हुआ, हीट लिबरेट होनी शुरू हो गई। ठीक है, अब जब मैंने जिंक को डिप किया था CSO में, जिंक मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया और वो ऑक्सीडाइज हो गई। जिंक के इलेक्ट्रॉन, जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, जिंक लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया वो, ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, जिंक क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया।
Cu2 पॉजिटिव घूम रहा था बेचारा इलेक्ट्रॉन का भूखा, Cu2 पॉजिटिव बेचारा इलेक्ट्रॉन का भूखा था, वो घूम रहा था, और उसने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर दिए इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने लूज किए थे। क्या हुआ, वो रिड्यूस हो गया, कॉपर रिड्यूस हुआ है, जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है। और जो कॉपर आयन प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते गए, जैसे जैसे कि जिंक उनको इलेक्ट्रॉन देता गया, दैट मींस द गिवर हैज नो लिमिट्स एंड द टेकर आल्सो हैज नो लिमिट, ठीक है। तब तक वो गिव एंड टेक की इस रिलेशनशिप को, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की इस रिलेशनशिप को निभाते रहेंगे तब तक स्ट्रिप के ऊपर सारे इलेक्ट्रॉन्स खत्म नहीं होते, सारे के सारे जो सोल्यूशन के अंदर कॉपर है उनको इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, ठीक है। तो रिएक्शन को मैं कैसे लिखूंगी, मेरे पास जिंक है सॉलिड फॉर्म में, Cu2 पॉजिटिव था एक्वस फॉर्म में, अब सेम वेसल के अंदर वो ये चीज जिंक और कॉपर सेम वेसल में पड़े, इसने क्या किया, इसने Zn2 पॉजिटिव बना दिया यहाँ पर एक्वस फॉर्म में, जिंक बाहर निकल के इधर एक्वस में घुला, लेकिन कॉपर सॉलिड बन के इसके ऊपर चिपक गया, चिप के ऊपर सॉलिड बन के चिपक गया। अब जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, क्या बन गया, यहाँ पर क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्यों हुई, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब कॉपर ने गेन किया, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, तो यहाँ पर क्या होगी, रिडक्शन, क्या होगी, रिडक्शन, ठीक है। तो ये आपका जिंक मेटल स्ट्रिप और कॉपर सल्फेट का आ गया। तो इसमें मेरे पास जिंक किसकी तरह एक्ट कर रहा है, जिंक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन कर रहा है ना, जो ऑक्सीडेशन करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और कॉपर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब इसने रिडक्शन की है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अब ये दोनों डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट है, इस कारण ये रिएक्शन हुई है, इसमें मुझे कोई हीट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इसने अपने आप ही हीट लिबरेट कर दी, जो जिस कारण ये क्या बन गई, एक्सोथर्मिक। अभी एक ध्यान दो, मान लो मेरे पास बीकर में जिंक सल्फेट है, मान लो मेरे पास जिंक सल्फेट है, और अगर इसके अंदर मैं कॉपर डालूंगी, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, अगर इसके अंदर मैंने कॉपर की स्ट्रिप डाल दूंगी, Cu की स्ट्रिप डाल दूंगी, तो क्या मेरे पास Zn SO4 प्लस Cu, मेरे पास CuSO4 प्लस Zn2 पॉजिटिव दे देगा, नेवर एवर, ये रिएक्शन कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, क्योंकि जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो यही है, जिंक और कॉपर का स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम यही है, जिंक अपने से कभी SO4 निकाल के नहीं देगा, कॉपर दे देगा, कॉपर कह देगा ले ले तू SO4 ले ले, मुझे मुझे मेरी सॉलिड स्टेट में पहुंच जाने दे, मुझे तुम अपना घर दे दो, कॉपर क्या कहते हैं जिंक को, तो मुझे अपना घर दे दो, मैं तुम्हें SO4 2 नेगेटिव दे दूंगा, जिंक मान जाता है। लेकिन अब जिंक अपने उस SO4 2 नेगेटिव के साथ धोखा नहीं करता, इसमें जिंक अपने SO4 2 नेगेटिव के साथ धोखा नहीं करता, और वो नहीं कहता कि मैं अपने घर वापस चला जाता हूँ, तुम SO4 रखो कॉपर को, बिल्कुल भी नहीं करता, नहीं कॉपर छोड़े, उसको एक स्टेबल फॉर्म मिल गई, इक्विलिब्रियम स्टेट मिल गया, वो नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन कभी भी ऑकर नहीं होती, दिस नेवर हैपेंस। लेकिन एक रिएक्शन और होती है, उस रिएक्शन में थोड़ी सी जगह बनाने दो, इसमें तो थोड़े से मुझे स्पेस बनाने दो यहाँ पे, ऐसे ही एक मेरे पास रिडॉक्स रिएक्शन है जो कि अक्कर होती है हमारी सराउंडिंग में, बहुत सारी रिडॉक्स रिएक्शन है, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है, बहुत सारी, उन सारी की सारी आपको करवा दूंगी, जितनी ज्यादा हो सके उतनी सारी करवा दूंगी, बाकी आपको एनसीईआरटी में देखने को भी मिल जाएंगी, एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। एक मेरे पास होती है, मान लीजिए मेरे पास तो यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है AgNO3, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है, और मेरे पास स्ट्रिप किसकी है, स्ट्रिप है मेरे पास यहाँ पे कॉपर की, ठीक है। मेरे पास AgNO3 सोल्यूशन और कॉपर की स्ट्रिप डाल दी हूँ, अब क्या होगा, जो AgNO3 है वो कॉपर से जब रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, मेरे पास Cu2 पॉजिटिव बचेगा, यानी कि यहाँ पर NO3 के साथ रिएक्ट कर देगा और Ag प्लस,
इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ये चीज हुई है। अब इसको मैं अच्छे से समझाती हूँ। क्या होगा बेटा, जो सिल्वर नाइट्रेट है उसमें जो है कॉपर है वो ऑक्सीडाइज होना शुरू होगा। ऑक्सीडाइज मीन्स या फिर इलेक्ट्रॉन को लूज करना शुरू करेंगे, मतलब इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन। वाई? क्योंकि ये सोल्यूशन के अंदर जाना चाहती है, कॉपर सोल्यूशन के अंदर जाना चाहता है, ठीक है। कॉपर जैसे ही सोल्यूशन के अंदर जाएगा थोड़े समय बाद इसका कलर ब्लू होना शुरू हो जाएगा। ब्लू कलर स्टार्ट्स डेवलपिंग, यानी कि कॉपर अब सोल्यूशन के अंदर बाहर निकलने को तो उसके ऊपर कौन चढ़ेगा, ये जी। अब इसकी कॉपर के स्ट्रिप के ऊपर जगह कौन ले रहा है, एजी पॉजिटिव, ठीक है। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, हर एक एजी एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, यानी कि एजी वाले ज्यादा अपना सेक्रीफाइसिंग एज कम्पेयर टू कॉपर। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, Cu प्लस 2Ag, सॉरी 2Ag पॉजिटिव, क्या बना देगा मेरे पास, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। कॉपर ने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। Ag ने गेन कर लिया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ यहाँ पे, रिडक्शन, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में आ गया। अब ये कॉपर की उस स्ट्रिप के ऊपर चिपक गया। ये पहले कौन सी फॉर्म में था, सॉलिड में, अभी एक्वस फॉर्म में आ गया। ये पहले एक्वस फॉर्म में था, इस तरह से उनके फॉर्म में चेंज हो। सिमिलरली इफ यू टेक कंपैरिजन अगर करने से कोबाल्ट और निकल भी करते हैं ऐसे, कोबाल्ट और निकल भी करते हैं। मेरे पास मान लो कोबाल्ट जो है, यहाँ पर कोबाल्ट ले रही हूँ मैं सॉलिड फॉर्म में, यहाँ पर कोबाल्ट है और मैं निकल सल्फेट या कोई भी ऐसा कोई सोल्यूशन ले लूँ, तो मेरे पास निकल जो है एक्वस फॉर्म में पड़ा है इन द सोल्यूशन। क्या हुआ, कोबाल्ट एक्वस सोल्यूशन में निकलेगा और निकल अपना सॉलिड बन के बाहर निकल जाएगा। तो इसमें यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ डायरेक्ट रिएक्शन थी। तो मैं आपको कुछ रिएक्शन करके दिखाती हूँ। उसमें पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन किसमें हो रही है, रिडक्शन किसमें हो रही है। अभी यहाँ तो मैंने आयनिक फॉर्म में प्रॉपर आपको दिखा दिया। अब मैं आपको कुछ केमिकल रिएक्शन दिखाती हूँ, लिख के देती हूँ और उसमें हम करेंगे सॉल्व, प्रॉब्लम्स करेंगे। सबसे पहले मेरे पास देखिए H2S है गैसेस फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे Cl2 है गैसेस फॉर्म में, यहाँ पे आ जाएगा 2HCl इन दी गैसेस फॉर्म एंड H जो है मेरे पास सॉलिड फॉर्म में आ गया, ठीक है। सेकंड मेरे पास रिएक्शन है, नीचे लिख देती हूँ मैं। सेकंड मेरे पास रिएक्शन है 3Fe3O4 प्लस, ये सॉलिड फॉर्म में है, प्लस 8 एल्यूमिनियम, ये भी सॉलिड फॉर्म में है। यहाँ पर मेरे पास 9Fe आ गया इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड प्लस 4Al2O3 आ जाए, ठीक है। Fe3O4, ठीक है ठीक है। थर्ड ले लो, मेरे पास सोडियम है, उसकी रिएक्शन करवाई H2 से, मेरे पास क्या आ गया 2NaH, ठीक है। अब मुझे बताना है इनमें से कहाँ कहाँ ऑक्सीडेशन हुई, कहाँ कहाँ रिडक्शन हुई। थोड़ा सा सोचो आप, लो थोड़ा सा टाइम इसको सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा टाइम लो। देखो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए H2S क्या हो रहा है, S से Cl आ गया, यहाँ पर S से यहाँ पे Cl आ गया। जो हमने क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखा था उसमें हमने क्या किया था कि जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाता है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिप्लेस करने के लिए, तो उसमें क्या होता था, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पर H2S से मेरे पास देखिए क्या हो गया, HCl। क्लोरीन में देखिए, क्लोरीन को मैंने ऐड कर दिया हाइड्रोजन से जो कि काफी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और उसने एस को रिमूव कर दिया, राइट। अब जो क्लोरीन है यहाँ पर देखिए
मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ, रुको, तो मैं लिखूंगी इसके साथ, इसका एच सीधा निकल गया और क्लोरीन इसके साथ जुड़ गया। क्लोरीन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, H2S क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, यही चीज हो रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। H2S से S पे मेरे पास ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। S बाहर निकल कर उसकी जगह पे Cl लग गया, Cl ने S को रिप्लेस कर दिया, तो उसने रिड्यूस, उसने अपनी रिडक्शन कर ली, तो S ने अपनी ऑक्सीडेशन कर ली। ठीक है, अब इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ये मेरे पास रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मैंने एल्यूमिनियम को ऐड किया Fe2O पॉजिटिव, तो एल्यूमिनियम क्या है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, एल्यूमिनियम क्या है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। देखिए एल्यूमिनियम ने क्या किया, इसे देखिए, ऑक्सीजन ले ली, अब देखिए एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन आ रही है, ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीडेशन हो रही है। एल्यूमिनियम ने ऑक्सीडाइज कर लिया बाय टेकिंग ऑक्सीजन, यहाँ पे तो ऑक्सीजन था, बड़ा आसान था। ठीक है, अब ऑब्वियसली Fe3O4 ने अपनी ऑक्सीजन को हटा दिया, तो उसने अपनी रिडक्शन कर ली, राइट। अब ये वाला देखिए सोडियम, अब यहाँ पे तो हाइड्रोजन आ गया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन के रिलेटेड कुछ था ना, गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए सोडियम ने यहाँ पे हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया, सोडियम ने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन अपने आप को रिड्यूस करके सोडियम के पास जा रहा है, हाइड्रोजन खुद सोडियम के पास जा रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है, अब ये जो आयनिक कंपाउंड है Na पॉजिटिव H नेगेटिव ऐसे बना, इसका आयनिक कंपाउंड कैसे बना, इसका एयर ऊपर 3 पॉजिटिव, इसके ऊपर 2 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव एज इट इज सिंपली क्लियर। तो ये आपका क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की कुछ एग्जांपल्स करवा दी, मैं 3 एग्जांपल्स करवा दी, उसको समझा दिया कॉन्सेप्ट को, होप सो इजी था, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, कैसे सॉल्व करें, पहले उसके रूल्स क्या है उनके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास लगाते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर की। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।